प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में लीडिंग मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से 3 बड़ी खबरें आपको दिखाने जा रहा हूं जिनका ताल्लुक गज्जा से है। पहली खबर तो यह है कि हमास ने अपनी नई स्ट्रेटजी बना ली है जिससे इसराइल परेशान है और आईडीएफ कहीं ना कहीं हमास की अल-कस्साम ब्रिगेड की नई तैयारियों के सामने परेशान नजर आ रही है। यही नहीं, हमास के पास लगातार हथियार पहुंच रहे हैं और खुद इसराइली मीडिया का कहना है कि इसराइली फोर्स इसे रोकने में नाकाम है। दूसरी खबर यह है कि गजा में फ़लस्तीनियों का अपने घरों को ही नहीं बल्कि अपने पूरे मुल्क को छोड़कर जाना शुरू हो चुका है और पहला जत्था यूरोप के एक मुल्क के लिए जहाज़ से रवाना भी हो चुका है। तीसरी खबर यह है कि इसी मार्च महीने में फ़लस्तीनियों की एक बड़ी तादाद गज़ा छोड़कर गई है। कई और लोगों ने एप्लीकेशन लगाई हैं और इसराइल ने गज़ा के लोगों के लिए ख़तरनाक प्लान अमल में लाना शुरू कर दिया है। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। उससे पहले आपको ये बता दूं कि तीनों खबरें इसराइली मीडिया के हवाले से हैं, लिहाजा इस इंट्रोडक्शन के बाद जो भी इस वीडियो को आगे देखना चाहता है वो देखे, जो नहीं देखना चाहता वो ना देखे, क्योंकि बहुत से लोगों को इसराइली मीडिया की रिपोर्ट्स पसंद नहीं, तो उन्हें पहले बता दिया। क्योंकि फ़लस्तीनियों की हिजरत के बारे में सबसे पुख्ता खबर अगर कोई दे सकता है तो वो इसराइल है और उसका मीडिया ही दे सकता है। इसलिए मैंने इन रिपोर्ट्स को चुना और कहीं ये छपी भी नहीं, क्योंकि उन्हें इसराइलियों को फ़लस्तीनियों की हिजरत को एंजॉय करने का मौका मिलता है तो रिपोर्ट वही छापेंगे। लिहाजा शुरू करते हैं ये डिटेल में बनाया गया शो जो यकीनन आपको बहुत इन्फॉर्मेशन देगा। आज़ाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं। आज है 24 मार्च 2025। मैं हूं आदिल खान आज़ाद। पहली खबर हमास की नई स्ट्रेटजी से जुड़ी है। अब ये नई स्ट्रेटजी ज़्यादा खतरनाक है या डिफेंसिव अप्रोच रखती है, इसकी हम एनालिसिस करेंगे और हर खबर में एनालिसिस होगी। पहले ये जान लीजिए कि इसराइली अखबार द जेरूसलम पोस्ट की खबर में क्या कहा गया है। ये रिपोर्ट एक इसराइली सिटीजन राफेल हायोन की तरफ से मीडिया को मुहैया करवाई गई इंफॉर्मेशन पर बेस्ड है। यही रिपोर्ट जो 23 को द जेरूसलम पोस्ट में छपी, आई थिंक JNS ने, द जेरूसलम सिंडिकेट ने 4 दिन पहले छापी थी, किसी ने गौर नहीं किया। नेटिवोट इलाके के रहने वाले राफेल हायोन का कहना है कि उन्होंने साल 2023 में भी आईडीएफ को इन्फॉर्म किया था कि हमास और फ़लस्तीनी इस्लामिक जिहाद के दरमियान राब्ते मज़ीद बढ़ रहे हैं, लेकिन आईडीएफ ने इस इनपुट को सीरियस नहीं लिया और 7 अक्टूबर को सबसे बड़ा हमला किया। अब फिर से इसी शख्स राफेल हायोन का कहना है कि हमास दिन ब दिन ज़्यादा ख़तरनाक हो रहा है और यहीं से सारी रिपोर्ट शुरू होती है। अब सुनिए, हायोन का कहना है कि हमास अंडरग्राउंड ट्रेनिंग कर रहा है और इस बंदे की सरहद पर पूरी नज़र है, सरहद के पार भी हमास अंडरग्राउंड ट्रेनिंग कर रहा है, अंडरग्राउंड, और रियल टाइम रिकॉर्डिंग से अपनी ऑपरेशंस को मॉनिटर और डॉक्यूमेंट कर रहा है। वेपन्स स्मगलिंग, हथियारों की स्मगलिंग नए तरीकों से की जा रही है जो आईडीएफ डिटेक्ट नहीं कर सकती। इसराइली मीडिया लिख रहा है आईडीएफ उसे रोक ही नहीं पा रही, रोकना छोड़िए डिटेक्ट नहीं कर पा रही है। हथियार लगातार हमास को मिल रहे हैं। हमास के लिए होस्टेजेस एक लीवरेज हैं जिनकी वजह से आईडीएफ कुछ स्पेसिफिक एरियाज पर अटैक नहीं कर रहा। समझे, आईडीएफ अगर अटैक नहीं कर रही है तो इस वजह से कि कुछ इलाकों पर के होस्टेजेस उनके पास हैं। इस शख्स हायोन ने पहले ही आईडीएफ को 2023 में वार्निंग दी थी, लेकिन उनका लिस्टिंग सिस्टम कॉन्फिस्केट कर लिया गया था। खैर, बढ़ते हैं आगे। एनालिसिस क्या कहती है, हमास की नई स्ट्रेटजी का क्या मतलब है आखिर, समझिए। अंडरग्राउंड फाइटिंग सबसे बड़ी चीज, टैक्टिकल स्ट्रेंथ है या डिफेंसिव मोड है। समझ, ये मजबूती है या अपना बचाव है। पहले हमास अबव ग्राउंड, जमीन के ऊपर अबव ग्राउंड कॉम्बैट करता था, मश्क करता था, लेकिन अब अंडरग्राउंड फाइटिंग को प्रेफर कर रहा है। इसका एक फायदा यह है कि आईडीएफ की एयर स्ट्राइक्स और डायरेक्ट अटैक से हमास के अल-कस्साम ब्रिगेड के लड़ाके बच सकते हैं, लेकिन इसका यह भी मतलब हो सकता है कि हमास अब ज़्यादा डिफेंसिव पोजीशन में है क्योंकि ग्राउंड पर ओपन फाइटिंग मुश्किल हो गई है। लगातार उसके बड़े बड़े लीडर्स मारे जा रहे हैं, कल भी एक मारे गए, आज भी मारे गए, और जब से ये नए हमले शुरू हुए तब से तो 6-7 मारे गए, हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के भी। इस सिलसिले में दूसरा पॉइंट समझिए, होस्टेजेस का इस्तेमाल। क्या ये निगोसिएशन स्ट्रेटजी है? हमास को मालूम है कि जब तक होस्टेजेस उनके पास हैं, इसराइल उनके कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस पर, कुछ ठिकानों पर अटैक नहीं करेगा, क्योंकि वरना होस्टेजेस हमास के लड़ाकों के साथ मारे जाएंगे। ये स्ट्रेटजी टाइम गेन करने, यानी कि वक्त को खरीदने, यानी वक्त को खींचने और अपने ऑपरेशंस को रिकॉग्नाइज करने का एक तरीका हो सकता है। ये भी हो सकता है कि हमास होस्टेज रिलीज को
फेज्ड सीज फायर में, कई चरणों वाले सीज फायर के साथ कनेक्ट कर रहा हो ताकि उनको कुछ पॉलिटिकल बेनिफिट मिल सके। तो किसी भी ऐसी चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। एनालिसिस है, सब चीजें देखनी होंगी। इस रिपोर्ट को मैंने जब पढ़ा तो तीसरा पॉइंट जो निकलकर मेरे सामने आया वो आया स्मगलिंग और सर्विलांस आईडीएफ के लिए चैलेंज बन गया है। जो उस बंदे ने गवाही दी वो क्या कहती है? वेपन स्मगलिंग, हथियारों की स्मगलिंग अगर नए तरीकों से हो रही है जो आईडीएफ डिटेक्ट नहीं कर सकती तो ये इजरायली सिक्योरिटी के लिए सीरियस कंसर्न भी हो सकता है और शर्म का बायस भी कि आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी है और आप डिटेक्ट नहीं कर पा रहे, हथियारों की स्मगलिंग हो रही है। फाइटर्स के पास बॉडी कैमरा होने का यह मतलब हो सकता है कि हमास अपने ऑपरेशंस को एनालाइज कर रहा है और इस्राएली मीडिया के मुताबिक प्रोपेगेंडा के लिए भी यूज कर सकता है कि हमास की लड़ाकों की बॉडी पर कैमरा लगे और वे दिखा सकते हैं हम कैसे कैसे फौजियों को मार रहे हैं। ये पॉसिबल है कि ये वीडियोस रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग के लिए भी इस्तेमाल किए जा रहे हों हमास में नए लड़ाकों की भर्ती के लिए। देखो कैसे हम मिशन चलाते हैं, क्या मज़ा आता है, और देखो कैसे हमने उन्हें मारा। तो ये दिखाकर और उन्हें ट्रेन भी किया जाता है कि तुम भी ऐसे करोगे, ऐसे जाओगे, वैसे जाओगे, देखो ये ऐसे जा रहे हैं सीनियर लोग, तुम्हें भी ऐसे जाना है। कंक्लूजन क्या है? हमास की स्ट्रेटजी ज़्यादा खतरनाक हो रही है क्या? हमास की नई अप्रोच डिफेंसिव भी हो सकती है और स्ट्रैटेजिक भी। अंडरग्राउंड रहना आईडीएफ स्ट्राइक से, आईडीएफ के हमलों से बचने का तरीका भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म कॉम्बैट के लिए तैयारी भी। होस्टेजेस हमास के पास एक पावरफुल लेवरेज है जो उनको नेगोशिएशन में एक एडवांटेज देते हैं। वेपन्स स्मगलिंग और सर्विलांस टेक्निक्स के बदलने से आईडीएफ के लिए नए सिक्योरिटी चैलेंजेस खड़े हो सकते हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट इमीडिएट रेजोल्यूशन की तरफ नहीं जा रहा बल्कि प्रोलॉन्ग्ड बैटल की तरफ बढ़ रहा है। ये पहली खबर की एनालिसिस थी और दूसरी खबर अब सुनिए। दूसरी खबर ये कहती है कि इजराइल का गजा से फ़लस्तीनियों को रिलोकेट करने का मंसूबा अमल में आना शुरू हो गया है। लोगों ने गजा छोड़ना शुरू कर दिया है। आइए अब इस दूसरी खबर की एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले समझते हैं क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। इजरायली अखबार द जेरूसलम पोस्ट की 23 मार्च की खबर के मुताबिक गजा से फ़लस्तीनियों को ज़बरदस्ती बाहर निकालने का पहला फेज शुरू हो गया है। इसके तहत सबसे पहले गजा से 70 लोगों को इसराइल के रेमॉन एयरपोर्ट से यूरोप के मुल्क रोमानिया भेजा गया है। रेमॉन एयरपोर्ट इसराइल का दूसरा सबसे बिजी एयरपोर्ट है बेन गुरियन के बाद। ये लोग जो 70 लोग रोमानिया भेजे गए हैं, जो कहा जा रहा है ये लोग या तो फॉरेन सिटीजनशिप रखते हैं या उनके फैमिली टाइज विदेशों में हैं। इसराइल ने इसे अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी का हिस्सा बताया है और इसराइल की डिफेंस मिनिस्टर इसराइल काट्स ने कहा है कि ये डोनाल्ड ट्रंप के प्लान का हिस्सा है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए पॉपुलेशन रिलोकेशन को प्रमोट करता है। ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसका होगा? पॉपुलेशन रिलोकेशन, यानी आबादी को यहां से उठाकर कहीं और शिफ्ट कर देना। समझ रहे हो? आबादी को यहां से, मतलब हमने एक बर्तन किचन की स्लैब से उठाकर टीवी की टेबल पर रख दिया, रिलोकेट कर दिया, कहां से कहां भेज दिया, जहां से कोई तार और रिश्ता बनता भी नहीं था उस बर्तन का। मैंने बर्तन कहा फ़लस्तीनियों को एग्जाम्पल के तौर पर। खैर, अब सवाल यह है कि इस प्लान का क्या मतलब है? क्या लोगों का गजा से जाना वॉलेंट्री है या फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट? फोर्स्ड ज़बरदस्ती, वॉलेंट्री मतलब अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, अपनी ख्वाहिश से जा रहे हैं। इसराइल इसे वॉलेंट्री माइग्रेशन ही कह रहा है कि लोग अपनी मर्जी से जा रहे हैं, गजा छोड़ रहे हैं। लेकिन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स ऑफ पैलेस्टीनियन लीडरशिप कहते हैं कि यह गुपचुप तरीके से लोगों को जबरदस्ती बाहर खदेड़ने का अमल हो सकता है। कोई भी थर्ड कंट्री, कोई भी तीसरा मुल्क ऑफिशियली गजा के लोगों को अभी तक मंजूर करने के लिए तैयार नहीं हुआ अपने मुल्क में जगह देने के लिए। इस वजह से यह क्लियर नहीं है कि यह प्रोग्राम सस्टेनेबल है या नहीं है। अब इसके बाद एक और पॉइंट का रुख करते हैं, लॉजिस्टिक्स और प्लानिंग का स्टेटस क्या है। अब इसे जरा समझें। इस्राएली सिक्योरिटी कैबिनेट ने एक वॉलेंट्री इमिग्रेशन ब्यूरो क्रिएट किया है। वॉलेंट्री इमिग्रेशन मतलब अपनी मर्जी से जो लोग छोड़ कर जाना चाहते हैं उनको लेकर एक ब्यूरो पूरा बना दिया है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से कोऑर्डिनेट करेगा ये ब्यूरो। समंदर, जमीन और हवाई रूट से लोगों को बाहर ट्रांसफर करने का काम को भी ये ब्यूरो मैनेज करेगा। ये वॉलेंट्री इमिग्रेशन ब्यूरो डेजिग्नेटेड बॉर्डर क्रॉसिंग्स पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा।
इसराइल का जो फाइनेंस मिनिस्टर है स्मोट्रिच, बेजलेल स्मोट्रिच, उसने कहा है कि रोजाना 10,000 लोगों को गजा से कहीं और रीलोकेट किया जा सकता है, लेकिन इस सिलसिले में कोई भी कॉन्क्रीट प्लान अब तक नहीं दिया गया है इसराइल की तरफ से। यानी इसराइल के पास लोगों को खदेड़ने के 2 मंसूबे टेबल पर मौजूद हैं, लेकिन वो जाएंगे कहां और जिंदा रहने के लिए करेंगे क्या, खाएंगे क्या, इसका आइडिया उसके पास नहीं है। कमाल की बात है कि इन लोगों की फिक्र हो रही है इसराइल को। कमाल की बात यह है, जो कल मुहाजिर बनकर फिलिस्तीन आए थे, वो आज फिलिस्तीनियों को ही परमानेंटली मुहाजिर बनाने के मंसूबे बना रहे हैं। कमाल है, मुझे हंसी आती है ऐसी संजीदा खबरों पर भी। अब सवाल यह है कि गजा के फ्यूचर के लिए यह कितना खतरनाक है। यह प्रोग्राम गजा के डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर को कंप्लीटली चेंज कर सकता है। वहां की आबादी जो मेजॉरिटी होगी वो माइनॉरिटी बन जाएगी। देर नहीं लगेगी इसमें, और इसके बाद जुल्म के और बढ़ने से कोई इनकार नहीं कर सकता। इसराइल अगर गजा के लोगों को रफ्ता रफ्ता माइग्रेट करने में कामयाब होता है तो गजा पे अपना कंट्रोल मजबूत कर सकता है। फिलिस्तीनी आइडेंटिटी, फिलिस्तीनियों की शिनाख्त और पॉलिटिकल मूवमेंट कमजोर हो सकते हैं। वेस्ट बैंक और गजा के कनेक्शन तो और भी ज्यादा तोड़ दिए जाएंगे। खबरें इसराइल के अखबार से हैं, एनालिसिस मेरी तरफ से है। मैंने तो बस हेडलाइन ली है, डेटा लिया है कि क्या हुआ है, एनालिसिस मैं कर रहा हूं, ये वो नहीं लिखेंगे सब। एक और खतरनाक डेवलपमेंट यह है कि इजरायली कैबिनेट ने 13 वेस्ट बैंक नेबरहुड्स को, 13 वेस्ट बैंक सेटलमेंट्स को ऑफिशियली इंडिपेंडेंट सेटलमेंट्स बनाने का फैसला किया है। वेस्ट बैंक के मोहल्लों को, इलाकों को, नेबरहुड्स को इंडिपेंडेंट सेटलमेंट्स बनाने का फैसला किया है, जो ऑक्यूपेशन को और ज्यादा इंटेंसिफाई करेगा और इससे फिलिस्तीनियों की जमीनों पर कब्जा और तेजी से बढ़ेगा और परमानेंट हो जाएगा। फिर वो इसराइल का ही हिस्सा कहलाएगा। अब सवाल आता है गैरत का, तो यह पूछा जाएगा कि क्या इस जुल्म पर इंटरनेशनल कम्युनिटी रिएक्ट करेगी। यूएन और ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट यानी जबरी हिजरत के केस बना सकते हैं। अगर ये प्रोग्राम स्केल अप होता है तो क्या वो बना पाएंगे, और उनके केस बनाने से होगा क्या। तो वो पहले भी यूएन ने कहा कि वेस्ट बैंक पे, अभी पिछले साल का वेस्ट बैंक के इलाकों पर इसराइल का कब्जा नाजायज है। अमेरिका ने कहा मैं जायज तरीके से इसराइल के साथ। अमेरिका की बात आई है। यूएस और यूरोपीय यूनियन पर प्रेशर बढ़ेगा कि ये क्लियर स्टांस लें, लेकिन अब तक इसराइल को किसी भी मेजर रेजिस्टेंस का सामना नहीं हुआ है, किसी ने मुखालफत खुलकर नहीं की इतनी तगड़ी। अमेरिका ने हाँ ये कहा है, ट्रंप की हुकूमत ने, हम साथ हैं इसराइल के। अरब कंट्रीज ने अब तक इस प्लान का अपोज नहीं किया, लेकिन अगर लार्ज स्केल रीलोकेशन शुरू हो गया, लोगों की हिजरत शुरू हो गई, तो इजिप्ट और जॉर्डन रिएक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें भी खदशा है कि एक तो पहले फ़लस्तीनियों को हमारे यहाँ खदेड़ा जाएगा, और दूसरा ये कि फिर इजराइल शायद अपने ग्रेटर इजराइल प्लान पर काम करे, जिसकी जड़ें इजिप्ट और जॉर्डन की ज़मीनों तक फैलती हैं। कंक्लूजन क्या है, ये प्लान सिग्नल क्या देता है, इसको समझिए, इसे एनालाइज करते हैं। बस इसराइल एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी पे काम कर रहा है, जिसमें गजा के पॉपुलेशन स्ट्रक्चर को चेंज करना शामिल है। ये वॉलेंट्री माइग्रेशन यानी कि अपनी मर्जी से जगह छोड़ने के नाम पर फोर्स डिस्प्लेसमेंट यानी कि जबरी हिजरत बन सकता है। अगर लार्ज स्केल रीलोकेशन शुरू होता है तो मिडिल ईस्ट पॉलिटिक्स और पैलेस्टीनियन कॉज पर इसका बड़ा असर पड़ेगा। इसराइल के सेटलमेंट्स और माइग्रेशन पॉलिसी से गजा और वेस्ट बैंक दोनों परमानेंटली चेंज हो सकते हैं। अब तीसरी खबर का रुख करते हैं, जो मैं कम छोटा मुख्तसर से सुनाऊंगा आपको, और ये दूसरी खबर का ही एक अक्स है। गजा एक्सोडस, देख रहे हैं एक्सोडस, क्या ये वॉलेंट्री माइग्रेशन है या फोर्स डिस्प्लेसमेंट, क्या हो रहा है। द जेरूसलम पोस्ट की इस खबर के मुताबिक मार्च में 1000 गजा के लोग गजा से निकल चुके हैं। पहले थे 70, अब पूरे मार्च की बात बता रहा हूं, और हर हफ्ते 600 और लोगों के निकलने का अंदाजा है। कोगैट यानी कि कोऑर्डिनेटर ऑफ गवर्नमेंट एक्टिविटीज इन द टेरिटरीज, ये इसराइल की ऑर्गेनाइजेशन है, इसका कहना है कि ये लोग वॉलंटरली जा रहे हैं, मगर दोस्तों ग्राउंड रियलिटी कुछ और कहती हैं कि ये अपनी मर्जी से नहीं जा रहे, खदेड़े जा रहे हैं। मेडिकल पेशेंट्स, ड्यूल सिटीजन्स और फैमिली मेंबर्स को जाने की इजाज़त है, और इसराइल ने एक नया वॉलंटरी माइग्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन प्लान किया है। अभी तक इन लोगों को जाने की इजाज़त थी। इसराइल कहता है कि जो गजा के लोग चले गए हैं उनको वापस आने की इजाज़त नहीं मिलेगी, वापस नहीं आ सकते। हम इस खबर के कंक्लूजन पर आते हैं कि यह ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है या पॉलिटिकल चेस मूव।
शतरंज की चाल है क्या? लोग अपनी जान बचाने के लिए निकल रहे हैं, लेकिन इस माइग्रेशन का पॉलिटिकल एंगल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसराइल का वॉलेंट्री माइग्रेशन प्लान एक लार्जर स्ट्रेटजी का हिस्सा हो सकता है, जो गजा की डेमोग्राफिक और पॉलिटिकल फ्यूचर को बदल सकता है। अगर ये डिस्प्लेसमेंट का प्रोसेस फोर्सफुल बना तो ये एक ह्यूमैनिटेरियन और पॉलिटिकल क्राइसिस बन सकता है। कुल मिलाकर गजा के लोगों की शिकस्त है अगर ये प्लान लार्ज स्केल पर शुरू हो गया। बहुत शुक्रिया। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से फैक्ट्स के साथ मैंने आपको रिपोर्ट सिखाई। कुछ लोग नहीं मानेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आंख से देखिए, जो आ रहा है हेडलाइन लिख के आ रही है स्क्रीनशॉट पर, उसे टाइप कीजिए गूगल में, आपको पूरी रिपोर्ट मिलेगी। यही सच्चाई होती है। सलामत रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, बेदार रहिए और मजलूमों के लिए दुआ करते रहिए।